गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें से पाठ 1 हमने आपको पढ़ा भी दिया है और लिखवा भी दिया है। और हम यहाँ पे हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे, पाठ 2। हम पाठ 2 पढ़ेंगे सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण ये पढ़ना है। अब देखिए, कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, कुछ पढ़ा था हमने। हमें पढ़ना था आगे क्या, झाड़ी। क्या पढ़ना है, झाड़ी। हमने शाक तक पढ़ लिया था, परपोषी पौधे, स्वपोषी पौधे, शाक पढ़ लिया था हमने। ये सब पौधों के वर्गीकरण में हम पढ़ रहे थे। हमें पढ़ना है क्या, झाड़ी। झाड़ी पढ़ना है। देखिए झाड़ी क्या है। कुछ पौधे मध्यम आकार के होते हैं, कुछ पौधे मध्यम आकार के मतलब न ही वो बहुत बड़े होते हैं और न ही बहुत छोटे होते हैं। ये पौधे 6 फुट से 10 फुट तक की ऊंचाई तक होते हैं। इनके तने कठोर, मोटे तथा मजबूत होते हैं। इनकी पत्तियां थोड़ी सी कठोर होती हैं। इनके तनों पर जमीन के निकट से ही शाखाएं निकलती हैं। इनका जीवन काल कई वर्षों तक होता है। देखिए ये क्या होते हैं, इनकी जो लंबाई होती है 6 फुट से लेकर 10 फुट तक होती है। और इनकी जो पत्तियां और तने होते हैं क्या होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं, बहुत मुलायम नहीं होते, थोड़े कठोर होते हैं। और इनके जो तने होते हैं जमीन के निकट से ही शाखाओं से निकलती हैं। इनके जो तना होता है बहुत ऊंचा से नहीं होता है, थोड़ी ही दूरी पर इनकी शाखाएं निकलने लगती हैं। इनका जीवन काल कई वर्षों तक होता है। इस प्रकार के पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नींबू, संतरा, गुड़हल, इन सबको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये झाड़ी जैसे हैं। अब है आपका वृक्ष। वृक्ष क्या है, ये पौधे बहुत ऊंचाई तक बढ़ने वाले होते हैं। अब जो वृक्ष में आते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है बहुत अधिक होती है। इनका मुख्य तना बहुत ही कठोर और मजबूत होता है। इनका जो मुख्य तना, जो मेन तना होता है, वो बहुत ही कठोर और मजबूत होता है। इनके तनों से शाखाएं व उपशाखाएं निकलती हैं। इनके तनों से मतलब शाखाएं निकलती हैं, उपशाखाएं मतलब शाखाओं से भी शाखाएं निकलती हैं, पतली पतली। ठीक है, मतलब मुख्य तनों से पहले क्या निकलती है, एक मेन शाखा निकलती है और उन शाखाओं से भी बहुत सारी, ये तना हो गया तो मान लीजिए कि यहाँ से एक शाखा निकला, तो फिर इन शाखाओं से भी छोटी छोटी बहुत सारी शाखाएं निकलने लगती हैं। फिर इन शाखाओं से ये शाखाएं निकलने लगती हैं। तो इस तरह से ये निकलती हैं आपस में। तो मतलब वृक्ष के तने से के मुख्य शाखाओं से उपशाखाएं भी निकलने लगती हैं। इनकी उनमें पत्तियां निकलती हैं। इससे ये पेड़ घेरेदार हो जाते हैं। खूब घेरा मतलब छायादार, बहुत सारी इनकी तने होती हैं, पत्तियां निकलती हैं इसमें। इस प्रकार के पौधे को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के पौधे को वृक्ष कहा जाता है। ताड़ और नारियल आदि वृक्षों के तने कठोर एवं मजबूत होते हैं। जो ताड़ होता है, लंबे लंबे ताड़ के पेड़ आपने देखा होगा, उसी तरह नारियल के पेड़, इनके जो शाखाएं तने होते हैं बहुत ही कठोर और मजबूत होते हैं। इनके तनों पर शाखाएं नहीं होती हैं। इनके तनों पर क्या, शाखा नहीं होती है। पत्तियां शीर्ष भाग पर निकलती हैं। इनमें तने नहीं होते हैं, केवल पत्तियां होती हैं जो सबसे ऊपर होती हैं। जो पत्तियां होती हैं जैसे ताड़ का पौधा आपने देखा होगा, इस तरह से ये क्या होती है, यहाँ पे ये पत्तियां निकलती हैं और सबसे ऊपर होती हैं। पत्तियां इस तरह से होती है, सबसे ऊपर होती है। यहाँ बीच में कोई भी शाखा नहीं होता है, बीच में कोई भी शाखा नहीं होता है। आगे है, ये सामान्य अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये सामान क्या है, अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृक्षों के कुछ अन्य उदाहरण जैसे आम, बरगद, नीम, नारियल आदि। अब है, जिस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण व स्थान में पौधे वृद्धि करते हैं तथा उगते हैं, उस आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब क्या कि बहुत सारे पौधे होते हैं
देखिए ये क्या होता है, समुद्भीत पौधे। ऐसे पौधे जो शुष्क या नम मिट्टी में उगते हैं, ऐसे पौधे जो शुष्क या नम मिट्टी मतलब उसमें नमी होती है, ऐसे स्थानों पर उगते हैं तो तथा जिन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता, मिट्टी में ही नमी काफ़ी होती है तो इनको अलग से जल की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे पौधों को मदोद्भिद पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जो कहाँ उगते हैं, नम वाली मिट्टी में, जिसमें नमी होती है ऐसी मिट्टी में उगते हैं, उसे हम मदोद्भिद पौधे कहते हैं। इनको बड़ा होने के लिए मध्यम जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब इनको बड़ा होने के लिए न ही ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है और न ही ज़्यादा ठंडी की, मध्यम जलवायु में ये बड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए है आपका गेहूँ, आम, नीम आदि। अब है आगे मरुद्भिद पौधे। आगे है आपका मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे, ठीक है। देखिए जो पौधे बहुत ज़्यादा नमी वाले स्थानों पर उगते हैं उसे हम इसमें हम दूसरे पढ़ लिए मरुद्भिद में। देखिए जो पौधे शुष्क स्थानों पर विकास करते हैं तथा जो जल की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। मतलब कि शुष्क सूखे स्थानों पर जहाँ जल की कमी होती है, ऐसे स्थानों पर ये पौधे उगते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे मरुद्भिद पौधे कहा जाता है। ऐसे पौधे जो कहाँ उगते हैं, देखिए जो पौधे शुष्क स्थानों पर विकास करते हैं जहाँ पर जल की बहुत कमी होती है, मतलब ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पे जल की कमी होती है वहाँ पर भी ये उग जाते हैं, तो इस प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है, मरुद्भिद पौधे कहते हैं। ये अधिकतर रेगिस्तानी भागों में उगते हैं। इनकी पत्तियाँ कांटों के रूप में होती है। इन पौधों की जड़ें लंबी होती हैं और भूमि की गहराई में जाकर जल सोखती हैं। अब ये जो होते हैं इनकी पत्तियों पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है, और इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं और ये बहुत ज़मीन के नीचे जाकर जल को अवशोषित करती हैं। जैसे है कि नागफनी, कीकर, बबूर, बेर आदि, ये कांटेदार होते हैं, ठीक है। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जिसकी मिट्टी में पानी की कमी होती है। अब है आगे आपका जलोद्भिद पौधे। आगे है आपका तीसरा जलोद्भिद पौधे। देखिए जो पौधे बहुत ज़्यादा नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, जो पौधे बहुत ज़्यादा नमी वाले स्थानों पर उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जलोद्भिद पौधे कहते हैं। जो पौधे ज़्यादा नमी वाले स्थानों पर उगते हैं उसे हम जलोद्भिद पौधे कहते हैं। ये अधिकतर जल में या जल की सतह पर उत्पन्न होते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं, या तो जल में ही रहते हैं या फिर जल की सतह पर। इन पौधों की जड़ें कम विकसित होती हैं तथा कभी कभी अनुपस्थित भी होती हैं। कभी कभी क्या इसमें जड़ होता ही नहीं है, या तो जड़ कम होती है या फिर जड़ होता ही नहीं है, इसलिए ये पौधे जल में तैरते हुए नजर आते हैं। जैसे उदाहरण की तरह क्या आपका कमल, हाइड्रा, जलकुंभी आदि। ये पौधे ज़्यादातर या तो जल में पाए जाते हैं या जल की सतह पर तैरते रहते हैं, क्योंकि इनमें जड़ जो है काफ़ी छोटा होता है या तो फिर जड़ होता ही नहीं है। अब है पौधों तथा जंतुओं का महत्व। आगे है हमारा पौधों तथा जंतुओं का महत्व। अगली हेडिंग है पौधों तथा जंतुओं का महत्व क्या है। पौधों तथा जंतुओं का महत्व। पौधों तथा जंतुओं का महत्व। देखिए सभी जीवधारी अर्थात पौधे एवं जंतु हमारे लिए अत्यंत लाभदायक एवं महत्वपूर्ण हैं। सभी जो जीवधारी हैं और पौधे हमारे लिए क्या है,
अत्यंत लाभदायक है और महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में हमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। रोज के जीवन में हमें क्या बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से अधिकांश वस्तुएं हमें पौधे तथा जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। जो ज़्यादातर वस्तुएं हैं कैसे प्राप्त होते हैं हमें, या तो किसी न किसी पौधे से या फिर किसी जंतु से प्राप्त होते हैं। पौधे से हमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे अनाज, दालें, मसाले, साग सब्जियां, तेल, फल, चीनी आदि। हमें पौधों तथा वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त पेड़ पौधों से हमें अत्यंत आवश्यक एवं लाभकारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब पेड़ पौधों से कुछ वस्तुएं ऐसे भी होती हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, जैसे औषधियाँ, लकड़ी, रबर, कागज, गोंद, वस्त्रों के तंतु, ऑक्सीजन, छाया आदि। इसी प्रकार जंतु हमें दूध एवं दुग्ध पदार्थ, अंडे, मांस आदि भोज्य पदार्थों के साथ साथ जीवन जीने के लिए अन्य साधन भी प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि जो पौधों तथा जंतुओं का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो हमें अपना जीवन सुचारू रूप से जीने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। रोज के जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, या तो वो किसी न किसी पौधे से प्राप्त होता है या फिर किसी न किसी जंतु से। जैसे अनाज है, फल है, दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, ये सब हमें किससे प्राप्त होता है, पौधे से। कागज है, रबर है, ये सब हमें किसी न किसी पौधों से प्राप्त होता है। उसी प्रकार कुछ वस्तुएं हैं जैसे दूध है और दूध से पाए जाने वाले बहुत से पदार्थ होते हैं, ठीक है, अंडा है, मांस है, ये सब हमें किसी न किसी जंतु से प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारे जीवन में जंतुओं और पौधों का महत्व। अब है पौधे हमें वस्त्र बनाने के लिए रुई, रोगों से उपचार के लिए औषधियाँ, लिखने पढ़ने के लिए कागज, गोंद एवं रबर आदि प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है वो क्या है, हमारा पेड़ पौधे ही है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, अर्थात बिना ऑक्सीजन के पृथ्वी पर जीवन असंभव है। पौधे के समान ही जंतु भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जंतु भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जंतुओं से हमें निम्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब देखिए जंतुओं से बहुत सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। जैसे जंतुओं से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, जैसे दूध, घी, अंडे, शहद, मांस आदि प्राप्त होते हैं। अब रेशमी वस्त्र बनाने के लिए रेशम के कीड़ों से रेशम तंतु, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए भेड़, खरगोश आदि जानवरों से क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। अब है जानवरों से उत्सर्जित व्यर्थ गोबर का प्रयोग खाद्य गोबर व गैस बनाने में किया जाता है। अब जो जानवरों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ है उसका भी उपयोग हो जाता है। जैसे जो गोबर है उसका भी उपयोग गैस बनाने में किया जाता है, जो गोबर गैस में प्रयोग किया जाता है। जंतुओं का उपयोग कृषि से संबंधित कार्यों जैसे खेत जोतने में, कृषि संसाधित सामान, फसल की ढुलाई आदि में भी किया जाता है। कुछ जंतुएं जैसे ऊंट, घोड़ा, खच्चर, हाथी आदि सवारी के साधनों में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब है कुछ जंतु सर्कस के विभिन्न प्रकार के करतब दिखाकर हमारा मनोरंजन करते हैं। मतलब कुछ जंतु हमें मनोरंजन के लिए भी प्रयोग में आते हैं, जैसे हाथी, घोड़े, शेर, चीते, बंदर आदि। आपने सर्कस देखा होगा, उसमें बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिसका सर्कस में काम लिया जाता है। अब है कुछ जंतुओं का उपयोग कोल्हू में बीजों को पीसकर उनसे तेल निकालने तथा रहट द्वारा कुएं से जल द्वारा प्राप्त करने में किया जाता है। तोता, मैना, मोर आदि पक्षी चिड़ियाघर में शोभा बढ़ाते हैं। जो चिड़ियाघर है में रहते क्या है, बहुत सारे पक्षियों, जानवरों, जंतुओं की प्रजातियां होती हैं और चिड़ियाघर हमारे मनोरंजन का साधन है। तो मनोरंजन में भी जीव जंतुओं का प्रयोग हो रहा है। अब सूक्ष्म किण्वन द्वारा सिरका तथा एल्कोहल बनाने में सहायता, सूक्ष्म जीव औषधि तथा टीका द्रव्य बनाने में भी सहायता करते हैं। दवाइयाँ बनाने में टीका, बच्चों को टीका लगता है निश्चित उम्र पर, जैसे 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने में टीका
टीका का प्रयोग किया जाता है। टीका आपने सुना होगा, तो जैसे खसरा का टीका, पोलियो का टीका, ये सब लगता है। तो टीका में भी क्या जानवरों का उपयोग, उन छोटे छोटे कीट का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने का कार्य भी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही संपन्न होता है। दूध से दही आप खाते हैं, तो दूध से दही बनता कैसे है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं किण्वन करते हैं, जिससे दूध से दही बन जाता है। अब देखिए, सभी सजीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, स्मरणीय तथ्य है, क्या याद रखना है आपको? सभी सजीव जो क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। सजीवों के स्वभाव, आकार में, आकृति, भोजन तथा रहने के स्थानों में विविधता पाई जाती है। जो सजीव होते हैं सबका आकार एक समान नहीं होता है, उनके आकार में, भोजन में, बनावट में क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। पौधे व जीव जंतु के अध्ययन को सरल करने के लिए उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। दो प्रकार के जीव जंतु होते हैं, एक कशेरुकी और दूसरा अकशेरुकी। ठीक है, कशेरुकी जीवों में मेरुदंड व अस्थियां पाई जाती है, मतलब जो कशेरुकी होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और जो अकशेरुकी जीव होते हैं उसमें मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। अब जीवन चक्र के आधार पर पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं। अब सबका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, अपना जीवन चक्र पूरा करने के बाद मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो उसी तरह सबका अपना जीवन चक्र होता है, तो पौधे भी उसी जीवन चक्र के अंतर्गत आते हैं। कुछ एक वर्षीय होते हैं, कुछ द्विवर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय होते हैं। पौधे स्वपोषी व परपोषी होते हैं। पौधे कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, जैसे पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, और कुछ परपोषी होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य है, दूसरे पेड़ पौधों पे या फिर जीव जंतुओं पर निर्भर होता है। पौधे सदुद्भिद, मरुद्भिद और जलोद्भिद होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं सदुद्भिद, जो उनको ना तो ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता है, ना ज़्यादा ठंडी की आवश्यकता है। ठीक है, वो वहीं पे अपना रहकर जीवन यापन कर लेते हैं, उगते हैं, रहते हैं। और है मरुद्भिद, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म स्थानों पर भी रह लेते हैं, मरुस्थल में भी उग जाते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं और अधिक गहराई में जाकर वो जल को अवशोषित कर लेते हैं। और कुछ पौधे होते हैं जलोद्भिद, जिसमें जड़ें बहुत छोटी होती हैं या फिर जड़ें होती ही नहीं हैं, वो क्या करते हैं? जल के ऊपर तैरते रहते हैं, जलोद्भिद पौधे होते हैं। कुछ जीव जंतु तथा वनस्पति परजीवी होते हैं। जो कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं क्या दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वो क्या होते हैं? परजीवी कहलाते हैं। अब देखिए, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, यहाँ पर दूसरा पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। हम यहाँ पे अब आगे अभ्यास प्रश्न करेंगे। आगे हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। सभी लोग सुने, पेन और कॉपी ले लें अपना। हम यहाँ पे अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। हम यहाँ पर अभ्यास प्रश्न